तो चलिए डी स्टूडेंट्स, हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ है एक पार्टिकल का, वो हमें इस प्रकार से फिगर में दे रखा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड विल बी। तो इस पार्टिकल के द्वारा जो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से डिस्टेंस ट्रेवल करी जाएगी इन मीटर में, वो कितनी होगी वो हमें यहाँ बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में ये पार्टिकल हमारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें बताना है। एंड वी वेरी वेल नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी dt। टाइम की लिमिट यहाँ पर 0 से लेके 5 सेकेंड है, 0 से लेके 5 सेकेंड। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो हमारा मतलब होता है ग्राफ के अकॉर्डिंगली, दिस इज बेसिकली योर एरिया अंडर दी वी टी कर्व एंड टाइम एक्सिस। डेफिनेटली द लिमिट विल बी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक। सो हियर वी कैन से कि दिस मीन्स दैट इट इज योर एरिया अंडर velocity टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी टाइम कर्व है वो इस तरीके से चल रही है हमारी 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में। तो हमें इस वेलोसिटी कर्व और ये वाले टाइम एक्सिस 0 से लेके 5 सेकंड के बीच का एरिया चाहिएगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक प्रकार से ये ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा वही हमारा इस पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के अब इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। एंड ट्राइंगल का एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात होती है, ये क्या होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है, राइट, दिस इज 5, और हाइट हमारी कहाँ तक जा रही है, 8 तक जा रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा 8 जो है वो 2 से 4 टाइम चला जाएगा एंड 5 इंटू 4 इज 20। तो यहाँ पर पार्टिकल के द्वारा 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी जाएगी। तो एज आवर इंटीजर आंसर दिस विल बी 20, राइट। तो आई होप ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। फिर अगला सवाल देखिएगा, समझते हैं कि क्या दिया गया है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर। तो एक बॉडी की वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, वो इस तरीके से फिगर में ग्राफ के अकॉर्डिंगली बताया गया है। द पॉइंट एस इज एट 4.337 सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट एस है, ठीक है ना, यहाँ पर वैसे पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली किस वैल्यू को ये क्रॉस कर रहा है टाइम की। तो ये हमें दे रखी है कि ये हमारी 4.333 सेकेंड पर ये कट कर रही है ये कर्व। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड इज। तो इस बॉडी के द्वारा 6 सेकेंड तक कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी जाएगी, कवर करी जाएगी, वो हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो कि डिस्टेंस ट्रेवल इज योर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और इसका मतलब होता है हमारे पास में एज एरिया अंडर वी टी कर्व एंड टाइम एक्सिस। एरिया अंडर वी टी कर्व एंड टाइम एक्सिस, राइट, बिटवीन आवर टाइम लिमिट्स। हमारी लोअर टाइम लिमिट t1 से लेके अपर टाइम लिमिट t2। लोअर टाइम लिमिट हमारी कहाँ पर है, 0 पे, और अपर टाइम लिमिट हमारी 6 पे है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी टाइम कर्व है, ये देखिएगा, ये ऊपर वाली हमारी टाइम एक्सिस पर ये बन रहा है इस प्रकार से इसका एरिया, और नीचे वाली जो कर्व है वो इस तरीके से ये हमारा दूसरा एरिया बना रही है। तो इन दोनों का अगर हम लोग एरिया ऐड कर लें, ये हमारा A1 ले लो और इसका एरिया हमारा A2 ले लो, दोनों का एरिया अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारी ये बॉडी 0 से लेके 6 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहला एरिया है वो बेसिकली एक प्रकार का हमारा ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है, इट इज योर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू देयर हाइट, या फिर पैरेलल डिस्टेंसेस के बीच की हाइट।
तो यहाँ पर ये ऊपर वाले का एरिया हम लोग कह सकते हैं एज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, नीचे वाली साइड कितनी है 4.33 है, सो दिस इज 4.33 प्लस ऊपर वाली ये साइड कितनी है ए से लेके बी के बीच में, दिस इज 2 से लेके 3 के बीच में, तो ये हमारा 1 हो गया। और दोनों साइड्स की हाइट कितनी है, दिस इज 4 प्लस ये नीचे वाला एरिया, राइट, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव में रहेगा, तो ट्राइंगल है तो दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हमारे पास में कितना है 4.33, तो हमें ये बेस बताना है, तो ये एक तो हमारा यहाँ तक 1 हो गया और ये दूरी, राइट, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, दिस विल बी योर 0.67, तो 1 प्लस 0.67 यानी कि 1.67 हो गया, राइट। तो बेस हमारा हो गया है 1.67 और इसकी हाइट दिस इज योर 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये देखिएगा 4 जो है वो 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा और ये 2 से आपका सीधा सीधा 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास में बन जाएगा 5.33 इंटू 2 प्लस 1.67, 5.33 इंटू 2 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में 10.66 प्लस 1.67, इस तरीके से। तो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा हमारे पास में एज 12.33 और 12.33 अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें, ठीक है, इनको 37/3 अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा करीब 12.33 के करीब आएगा, तो इसीलिए राइट ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, दैट इज आवर करेक्ट आंसर विल बी 37/3 मीटर, जो कि हमें हमारा ऑप्शन ए में ऑब्जर्व हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल हमारा ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और वो इनिशियली रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, और इसके बाद में वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। सो आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। तो हमें यहाँ पर वो सभी ग्राफ को चूज करना है जो कि हमारे इस प्रकार के मोशन को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर ग्राफ्स में जो ए है वो एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, वी हमारी वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है और टी हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट, इस प्रकार से। तो देखिएगा पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि इसके ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग पोजीशन और टाइम के बीच में बात करें तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और क्योंकि पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी u हमारा 0 हो गया, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टाइम की हाईएस्ट पावर 2 है, तो बेसिकली ये हमारी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो x और t के बीच में बनेगा वो हमारा एक पैराबोला शेप ले लेगा। और यहाँ पर ये हाफ a इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो इसीलिए पैराबोला की जो ओपनिंग होगी वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, दैट इज द ओपनिंग शुड बी अपवर्ड्स। और x और t के बीच में देखिएगा ये ग्राफ हमारा ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा और ये पैराबोला हमारा इस तरीके से ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, यानी कि d तो हमारा होगा ही होगा। फिर हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच में देख लेते हैं, राइट, कि ये रिलेशन ग्राफिकली सही है कि नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और पार्टिकल ने हमारा इनिशियल स्पीड 0 से स्टार्ट किया है, तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू ए टी, तो टाइम की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि एक प्रकार से ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये इसका जो स्लोप रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, राइट, ये हमें इस बी में दिख रहा है क्लियरली। तो इसीलिए ये बी हमारा करेक्ट ग्राफ है हमारे मोशन को जो डिनोट कर रहा है। फिर अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम की बात करें तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, देयरफॉर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट विल बी पैरेलल टू
पैरेलल टू टाइम एक्सिस होना चाहिए, और यानी कि ये हमारा ए बी सही है, यानी कि ए बी और डी वाले ये तीनों ग्राफ हमारे सही है। तो हम लोग ऑप्शन में से ऑप्शन इस डी को चूज कर लेंगे जो कह रहा है कि ए बी और डी ये तीन ग्राफ हमारे सही है, और जो सी वाला ग्राफ है वो एक प्रकार से गलत ग्राफ है, हमारे मोशन को जो डिनोट कर रहा है। चलें फिर अगले सवाल पे आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल हमारा, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। फिर आगे कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन फिगर। तो इस पार्टिकल का जो मोशन है उसकी वेलोसिटी और टाइम की बीच का जो ग्राफ है वो हमें इस प्रकार से फिगर में दिया गया है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिएगा ये 0 से लेके 5 सेकेंड तक यहाँ पर, और 0 से लेके 5 सेकेंड तक देखिएगा हमारी कर्व जो है वो इस प्रकार से जा रही है। और क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच की कर्व है, तो अगर हमें 0 से लेके 5 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है तो इस कर्व और ये टाइम के बीच का जो एरिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। और अगर हम लोग इस फिगर में ध्यान से देखें तो इसको बेसिकली हम लोग ये दो एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला वाला हमारा ट्रेपेजियम और ये दूसरा वाला हमारा रेक्टेंगल। तो इन दोनों का एरिया आप ऐड कर लो तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा इस पार्टिकल के लिए। सो वी कैन से कि डिस्टेंस ट्रेवल इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, जिसका मतलब होता है कि एरिया अंडर वी टी कर्व एंड टाइम एक्सिस, दैट इज एरिया अंडर VT कर्व एंड टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हम लोग इसको दो एरिया के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला वाला हमारा ये ट्रेपेजियम का एरिया विच इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इट इज हाफ पैरेलल साइड्स, नीचे वाली आपकी 4 है, ऊपर वाली आपकी ये 2 डिस्टेंस की है। सो दिस इज 4 + 2, और इन दोनों के बीच का गैप हमारा 2 का है, प्लस ये वाला, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैं बना ही देता हूँ इसको। हमने ये पहला ट्रेपेजियम लिया है इस प्रकार से, और दूसरा जो है ये एरिया हमारा, ये एरिया जो है वो इस तरीके से ये रेक्टेंगल है, राइट, और पहला वाला हमारा ये ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1 × 3। तो देखिएगा यहाँ पर ये 2 से 2 को कैंसिल आउट करते हैं, 4 + 2 यानी कि ये आ गया हमारे पास में 6, प्लस 1 × 3 यानी कि ये 3 हो गया, देयरफॉर इट इज 9 मीटर एज आवर आंसर हमें मिल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज 9 मीटर, राइट। चलें फिर आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे, है ना। अगला सवाल तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार एंड ए स्कूटर आर शोन इन द फिगर 1। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड, राइट। सॉरी, ये हमारे पहला पार्ट हमसे पूछा जा रहा है, एंड सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कार के लिए, ठीक है ना, ये देखिए ये वाला कार है, कार के लिए हमारा ये वेलोसिटी टाइम कर्व दिख रही है, और दूसरी स्कूटर के लिए ये हमारी वेलोसिटी और टाइम के बीच की रिलेशन हमें दिख रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बताना है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड पर स्कूटर और कार के बीच की जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, ठीक है, उनका डिस्टेंस गैप कितना होगा ये हमें बताना है। और दूसरा, राइट, ये बताना है कि कितने टाइम पर हमारा स्कूटर और कार जो है एक पोजीशन पर आ जाएंगे, राइट। यानी कि पूछा जा रहा है कि कितने टाइम पर कार जो है वो स्कूटर को पकड़ लेगी।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 15 सेकंड में हमारा कार कितनी ट्रेवल करती है और स्कूटर कितना ट्रेवल करता है। क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया है, तो हमें ये पता है कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी सेड टू एज कि जितना हमारा इस वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया होता है, राइट, टाइम एक्सिस के बीच का, वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो देखिएगा ये 15 सेकंड, ये हमारी कार जो है उसका ग्राफ इस तरीके से, तो इसका और ये, ठीक है ना, टाइम के बीच का जो एरिया दिख रहा है वो हमारा कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो ये एरिया हमारा ट्राइंगल का है, तो ये ट्राइंगल का एरिया निकाल के हमारा कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 15 सेकंड में वो आ जाएगा। और अगर स्कूटर की बात करें तो स्कूटर को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका एरिया जो है हमारा एक प्रकार से ये रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया होगा वो हमारा स्कूटर के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी dt, हमारी लोअर टाइम लिमिट t1 से लेके अपर टाइम लिमिट t2 तक, और ये हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं इज योर एरिया अंडर वीटी कर्व एंड टाइम एक्सिस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि स्कूटर और कार के द्वारा, ठीक है ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो उनके बीच का गैप बताना है। तो इनके बीच का गैप यानी कि ये हमारा स्कूटर का एरिया निकाल लो आप, दैट इज एरिया ऑफ द स्कूटर माइनस एरिया ऑफ द कार, एरिया ऑफ द स्कूटर। ठीक है, जैसे हमने देखा कि हमें ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, तो बेस कितना है हमारा, राइट, बेस हमारा 15 है और हाइट हमारी 30 है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 30 माइनस कार के लिए ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 15 है और हाइट कितनी है हमारी 45 है। कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 15 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या बच रहा है, ये हमारा 30 बच रहा है, और यहाँ पर ये 45 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये 22.5 बच रहा है, तो माइनस 22.5 इस तरीके से इज इक्वल्स टू ये हमारा 15, 30 माइनस 22.5 यानी कि ये आ गया 7.5, और 15 इंटू 7.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 112.5 मीटर। इतना इन दोनों के बीच का ये गैप रहेगा। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद में जो कार है वो हमारे स्कूटर को ओवरटेक कर देगी। तो हमने ये तो देख लिया कि 15 सेकंड के बीच में, ये 15 सेकंड तक हमारी जो कार है वो स्कूटर को ओवरटेक नहीं कर पाएगी क्योंकि इतना हमारा डिस्टेंस का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ और टी टाइम के बाद में, कुछ और टी टाइम के बाद में ही, ठीक है ना, ये यहाँ पर कार जो है वो इस स्कूटर को ओवरटेक कर पाएगी। तो मान लीजिएगा कि पूरे टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक ये टी टाइम के बाद में हमारी जो कार है वो स्कूटर को ओवरटेक करती है। तो एट ओवरटेक पोजीशन हम लोग कह सकते हैं कि जितना डिस्टेंस हमारा कार के द्वारा ट्रेवल किया जाएगा उतना ही डिस्टेंस हमारा स्कूटर के द्वारा ट्रेवल किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी, मान लीजिएगा जो भी यहाँ पर ये टाइम लग रहा है टी टाइम, और ये हमारा स्कूटर जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जा रहा है। तो अगर हम लोग ये पूरा इसका एरिया निकाल लें तो ये हमारे पास में स्कूटर के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्कूटर की डिस्टेंस ट्रेवल लिख सकते हैं एज 30 इंटू टी, और कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो एटलीस्ट ये ट्राइंगल तो रहेगा ही रहेगा, इतना एरिया तो हमारे पास में रहेगा ही रहेगा, इतनी डिस्टेंस तो है ही है, और एडिशनली कितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग बता देते हैं। तो क्योंकि ये पूरा टाइम हमने टी ले लिया, तो ये जो बची हुई टाइम है, ये जो बची हुई रिमेनिंग टाइम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस 15। सो दिस इज टी माइनस 15। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार के लिए ये वाला एरिया मेंशन कर लो विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास में, है ना, बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना रहेगा टी माइनस 15, और हाइट हमारी कितनी रहेगी इसके लिए 45 रहेगी, राइट। तो कार के लिए एरिया हो जाएगा हमारे पास में
हाफ इंटू 15 इंटू 45 प्लस बेस हमारा t माइनस 15 इंटू ये 45, इस तरीके से इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास में 30t इज इक्वल टू, राइट, ये 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7.5 इंटू 45 प्लस ये 45 को अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45t माइनस में 15 इंटू 45, दिस इज 675, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा 30t इज इक्वल्स टू यहाँ पर 7.5 इंटू 45 करते हैं तो ये आ जाएगा 337.5 प्लस दिस 45t माइनस 675। तो इस 30t को इधर ले आते हैं तो 45t माइनस 30t यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 15t इज इक्वल्स टू इस माइनस 675 और 337.5 को लेफ्ट की तरफ ले लो तो ये दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा हमारे पास में 337.5। देयरफॉर वी कैन से कि टोटल टाइम, ठीक है ना, जिसके बाद में हमारा कार स्कूटर को ओवरटेक करेगी तो ये 337.5 डिवाइडेड बाई 15 कर दो तो इट इज़ 337.5 डिवाइडेड बाई 15 और ये हमारा आ जाएगा 22.5 सेकेंड। तो देखिएगा डिस्टेंस गैप हमारा 112.5 और टाइम टू ओवरटेक 22.5 सेकेंड और यही हमारा ऑप्शन डी में मेंशन किया है तो यही हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। अगला सवाल हमें दिया गया है कि ऑल दी ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास में ग्राफ दिए गए हैं वो सभी सेम प्रकार के सेम मोशन को ही रिप्रेजेंट करने चाहिए। सो वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, लेकिन इनमें से एक जो है वो गलत है। सो पिक इट अप, तो इसको बताइए कि जो हमारा गलत मोशन है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग हमारे ग्राफ के ऊपर में एक नज़र डालते हैं। तो काम करते हैं वेलोसिटी टाइम से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी जो है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जो है हमारी लगातार डिक्रीज हो रही है, पहले पॉजिटिव थी फिर जीरो है और फिर बाद में नेगेटिव हो गई। और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो हमारे एक्सेलरेशन को डिनोट करता है और एक्सेलरेशन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, नेगेटिव है। तो और लेकिन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। दिस डिनोट्स आवर एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव है। फिर अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंगली पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और नेगेटिव है तो सेकंड इक्वेशन मोशन से हम लोग कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमारा पैराबोलिक होता है और टी स्क्वायर के सामने वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है, इसीलिए पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ ओपन होगा। तो इसीलिए ये भी इसी अकॉर्डिंगली ये भी हमारा सेम मोशन को डिनोट कर रहा है। फिर बात करते हैं हमारा डिस्टेंस टाइम के लिए। तो जैसे कि हमें यहाँ पर ग्राफ में दिख रहा है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रही है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमारी वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड को डिनोट कर रहा है इस पॉइंट पर। और यहाँ से अगर हम लोग इसका स्लोप लें, ठीक है ना, यहाँ से हमने ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट हमारा टाइम एक्सिस के साथ में जीरो एंगल बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, और इसके अकॉर्डिंगली ये हमारा ग्राफ सही बना था। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि यही हमारा गलत ग्राफ है। और फिर वेलोसिटी और पोजीशन को अगर हम लोग देखें, वेलोसिटी और पोजीशन को अगर देखें तो देखिएगा इसको जस्टिफाई कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पास में, ठीक है, देखिएगा पॉजिटिव में है, स्पीड हमारी लगातार कम हो रही है लेकिन पोजीशन आगे बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम पर ये हमारी यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई है
और उसके बाद में हमारी जो पोजीशन की डायरेक्शन है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हमारी रिवर्स हो रही है, तो इसीलिए ये भी हमारा सही ग्राफ है। तो इसीलिए सही आंसर जो है, जो कि इनकरेक्ट ग्राफ है, वो हमारा ऑप्शन बी हमें दिख रहा है फॉर द गिवन सिचुएशन। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉडी को सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर वो कौन सा ग्राफ है जो वेलोसिटी और टाइम का सही रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग कोई पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा मोशन ऊपर की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ये कंटिन्यूसली एक रिटार्डिंग मोशन में रहेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू माइनस ये जी टी हमारी इक्वेशन रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव रहेगी और लगातार कम होती रहेगी, और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है इसलिए। तो इसका जो, अगर हम लोग वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का अगर ग्राफ देखें तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ठीक है ना, और उसकी जो स्लोप होगी वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए और नेगेटिव होनी चाहिए। और तो इस चीज़ को हम लोग हमारे ग्राफ इस बी में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हमारी इसकी जो स्लोप है वो हमारी नेगेटिव है और कांस्टेंट है और चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी और उसके बाद में हमारी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर ये वेलोसिटी जीरो और उसके बाद में ये मोशन हमारी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। तो इनिशियली हमारा पॉजिटिव, बाद में आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग हमारे ग्राफ बी में अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग मेंशन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियली वेलोसिटी keeps on decreasing at a constant rate, comma, then it increases in नेगेटिव डायरेक्शन। हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करने के बाद में ये इंक्रीज करेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन विथ सेम रेट क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। चलिए फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कंसिडर ए रबर बॉल freely falling from a height of h is equals to 4.9 मीटर onto a horizontal elastic plate। तो एक हमारी रबर बॉल है जिसको हमने 4.9 मीटर की हाइट से फ्रीली फॉल कराया है, इनिशियल स्पीड यानी कि जीरो है इसकी, और वो एक हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट के ऊपर में फॉल करती है। अज्यूम दैट द ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन इज नेग्लिजिबल एंड द कॉलिजन विद द प्लेट इज टोटली इलास्टिक, राइट। तो ये मानते हुए कि हमारे पास में जो टाइम लग रहा है, जो हमारा टाइम लग रहा है कोलिजन को, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत कम टाइम लग रहा है, और कोलिजन जो है वो टोटली इलास्टिक है, यानी कि कोई भी हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब ये आपकी जो मोशन है इसका, आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है सिस्टम का, राइट। कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन हमारा 1 होगा मतलब। So then the velocity as a function of time, the height as a function of time will be। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, ये क्या होगा, ठीक है, जब हमारा वो बॉल जो है वो लगातार आपका हाइट से फॉल नीचे करा गया, इलास्टिकली वापस उतनी ही हाइट पर जाएगा। तो इसके लिए हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ किस प्रकार से होना चाहिए, ये हमें पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस सिचुएशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ लो कि यहाँ पर हमारे पास में इलास्टिक प्लेट रखी हुई है और हमारी जो बॉल है उसको हमने कुछ हाइट से फॉल कराया है, ये इस तरीके से।
तो हमने इसको फ्रीली छोड़ा है तो ये नीचे की तरफ आएगी, राइट, नीचे की तरफ ये आ रही है इस तरीके से। और जब ये नीचे यहाँ पर पहुँचेगी, राइट, ऑब्वियसली इसने एक स्पीड गेन कर ली है, इसके पास में एक वेलोसिटी रहेगी, तो ये जो कि नीचे की तरफ रहेगी। और यहाँ से, ठीक है ना, ऑलमोस्ट नो टाइम में यहाँ से वापस ये रिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो वापस सीधे सीधे जितने हाइट से ये आई है, जितने हाइट से ये आई है उतने ही हाइट पर ये वापस पहुंच जाएगी और फिर ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। ये क्यों हो रहा है? ये हमारा एक तो इसका कारण ये है कि इसके ऊपर में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, अगर हम देखिएगा एक चीज़ है कि हमारा यहाँ पर मोशन की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो क्या करेंगे कि ये ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और नीचे वाली डायरेक्शन हमारी नेगेटिव ले लो। तो जब ये बॉल नीचे पहुँचेगी, राइट, तो एक तो आप बात करिएगा यहाँ पर, ये मान लीजिएगा ये हमारी एच हाइट से फॉल करिए और एच हमारी एच की वैल्यू कितनी है ये हमें बता रखी है, दिस इज 4.9 मीटर। तो जब ये नीचे पहुंचेगी इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी v इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये नीचे की डायरेक्शन हमारे नेगेटिव है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से u हमारा जीरो है तो यानी कि ये हमारा आ जाएगा माइनस जी टी, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए वापस उतने ही हाइट पर जा रही है, यानी कि इसके पास वापस जाते टाइम जो वेलोसिटी होगी वो हमारी जी टी रहेगी। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ यहाँ एक कह सकते हैं कि हाइट और टाइम के बीच में जो इसकी रिलेशन रहेगी विच इज़ एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया। और दूसरा वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन रहेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारी जो ये बॉल है इसकी लगातार नीचे डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर एकदम से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी और वो पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और जैसे जैसे जा रही है उसका मैग्नीट्यूड कम होते हुए हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वापस वैल्यू जीरो हो गई। तो डेफिनेटली यह देखिएगा ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारा पॉजिटिव मोशन चल रहा है, राइट। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, राइट। यहाँ पर ये एकदम लगभग सिमिलर दिख रहा है लेकिन इसमें हमारा जो टाइम का गैप है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा इस तरीके से, राइट। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लैरिटी एस्टेब्लिश हुई है तो अगले वाले सवाल पे आएंगे। फिर अगला वाला सवाल देखिएगा, दिया गया हमें कि ए बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ओरिजिन पर हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी। एट टी इज इक्वल टू जीरो इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो हमारी जो बॉडी है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासिस थ्रू x is equals to 0 moving in the positive x direction with a constant speed। सेम उसी टाइम पर एक दूसरी बॉडी मूव करना शुरू करती है, ठीक है ना, ऑब्वियसली उसी पोजीशन से x इज इक्वल टू 0 पे और पॉजिटिव x डायरेक्शन पे, लेकिन ये हमारी कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू करती है, इसके पास एक्सेलरेशन 0 है। फिर कहा गया है कि द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाई x1t एंड आफ्टर टाइम t and that of the second body by x2t after the same time interval। तो यहाँ पर पहली बॉडी की जो पोजीशन और टाइम को हमें जहाँ पर बताना है पोजीशन किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको हम लोग x1 से बताएंगे, और दूसरी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है उसको हम लोग x2 से बताएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब्स x1 माइनस x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंगली वो कौन सा ग्राफ होगा जो कि x1 माइनस x2 या फिर इनकी रिलेटिव पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंगली बता रहा होगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा पहला पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो यानी कि इसके ऊपर हम लोग हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं।
और पोजीशन और टाइम बताना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो विच इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया है तो u हमारा 0 है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ हाफ ए टी स्क्वायर। और दूसरा जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसीलिए इसकी जो पोजीशन रहेगी एट एनी टाइम इट विल बी वेलोसिटी या फिर स्पीड इनटू टाइम। तो इसीलिए इनकी जो आपस में रिलेटिव पोजीशन रहेगी दैट इज x1 माइनस x2, ये हो जाएगी x1 हमारा क्या है हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ये हमारा वी टी। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी टाइम के हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये एक प्रकार से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि इसका ग्राफ हमारा पैराबोलिक रहेगा। पैराबोलिक ग्राफ ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, और ये तो थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है ना, मोशन यहाँ पर ऐसे चेंज हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये नीचे की तरफ है एक पोर्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा ए और बी बच रहा है। तो अगर ए और बी में हमको डिस्टिंक्शन करना है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एक पार्टिकल हमारा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, दूसरा एक्सेलरेट कर रहा है। तो यानी कि एक टाइम के बाद में, ठीक है, जो पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से जो पार्टिकल जा रहा है उसको ओवरटेक करेगा, और ओवरटेक करते टाइम पर दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी, या फिर इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस x1 माइनस x2 हमारा 0 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर इसको b में देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है जहाँ पर ये ओवरटेक वाली कंडीशन बता रहा है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया है कि एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट f थ्रू ए डिस्टेंस s, then continues at a constant speed for a time t and then decelerates at the rate f by 2 to come to rest। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सिचुएशन से ही समझ लेते हैं। हमें दिया गया है कि हमारी कार ने जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया है और उसके बाद में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन f से वो मूव करना शुरू कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारी गाड़ी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव चलना कर दिया है इसने। कब तक चलेगी, एक डिस्टेंस s तक ट्रेवल करेगी। तो जो इसने पहली डिस्टेंस कवर करी है इसको हम लोग बोल लेते हैं दिस इज s1 इज इक्वल टू s, और इसने जो है टाइम t1 लिया है। और उसके बाद में ये एक कांस्टेंट स्पीड से जाना शुरू कर देती है, यानी कि t1 टाइम के बाद में जो भी इसकी स्पीड बनेगी वो इसी स्पीड से अब आगे जाती रहेगी, राइट। तो लेट अस से कि इस दौरान पर इसने कुछ s2 डिस्टेंस कवर किया है, s2 डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम तक, t टाइम तक, यानी कि t2 हमें जो है वो t दिया हुआ है। और फिर इसके बाद में, ठीक है ना, ये हमारी f/2 रेट से डीएसेलेट करती है और वो फाइनली बाद में रेस्ट पे आ जाती है। यानी कि इसके बाद में ये जो हमारी कार है इसका एक्सेलरेशन इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ब्रेक लगाने वाली कंडीशन हो गई। तो इसके ऊपर में जब ब्रेक लग रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में ये रुक जाएगी, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो लेटर से उस दौरान पे इसने s3 डिस्टेंस कवर किया है और इसने t3 टाइम लिया है। और इस पूरे मोशन के लिए, ठीक है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारा 15s है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस हमारी 15s है। देन तो हमें यहाँ पर s की वैल्यू कुल मिला के बताना है, राइट। ये जो हमारा यहाँ पर s है, राइट, या फिर ये पहला जो डिस्टेंस है हमारा s, ये कितना है ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग s1 की बात करें तो ये इस दौरान पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि s1 इज इक्वल टू हाफ f t1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया। और ये जो है इसकी वैल्यू हमें s बता रखी है, तो इसको हमारी इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। और इसी मोशन के दौरान पर, ठीक है ना, जब इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फाइनली ये वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली, ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके बता सकते हैं, ठीक है ना, ये s डिस्टेंस तक।
तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो फाइनल स्पीड हो जाएगी, इनिशियल तो 0 है, तो यानी कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम t1, राइट। तो इस तरीके से, तो अब अगर हम लोग बात करें कि ये s2 डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, क्योंकि ये अब इसी v स्पीड से चलेगी, तो s2 हमारा कितना हो जाएगा, v इंटू t2। तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि s2 इज इक्वल टू v इंटू t2, और v की वैल्यू हमने देखी कितनी है हमारी, दिस इज f इंटू t1 मल्टीप्लाइड बाई ये t2 हमारा यहाँ t दे रखा है, तो इसको हम लोग t लिख देते हैं। अब थर्ड पोर्शन में आते हैं, फाइनल इसकी स्पीड कितनी है, 0 है, राइट। और इसके ऊपर में एक्सेलरेशन लग रहा है f/2। इनिशियल स्पीड ये हमारी v है, फाइनल हमारी 0 है, तो क्यों ना हम लोग इसके ऊपर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल इसकी स्पीड 0 है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड इसकी v स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो डी एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए हमने इसका माइनस एक्सेलरेशन का यूज किया है। एक्सेलरेशन हमारा कितना है यहाँ पर, f/2, और डिस्टेंस कवर्ड ये s3 है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पर ये s3 को इधर ले लो और फिर v स्क्वायर बाई s3 कर लो, ताकि हमें v स्क्वायर बाई f कर लो, ताकि हमें s3 की वैल्यू मिल जाए। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि s3 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में f, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, राइट, दिस इज f/t1। तो ये पुट कर लेते हैं, दिस इज f स्क्वायर इंटू t1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई दिस f हो गया। तो यहाँ पर ये एक f से f कट गया, तो ये आ जाएगा f/t1 स्क्वायर, राइट। और f/t1 स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, f/t1 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारा, 2s हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज आवर 2s। और हमें ये दिया गया है कि ये टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो हमारी 15s है, तो 15s यानी कि s1 प्लस s2 प्लस s3 हमारा 15s है। तो नाउ वी कैन से कि 15s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस ये हमारा s3 है। तो इसको यहाँ पर इधर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा 15 s है इज इक्वल टू s प्लस f/t1 इंटू टी, राइट। ये हमारे पास में जो s2 है f/t1 इंटू टी लिख दिया हमने, और s3 हमारा कितना है, ये हमारा 2s है। तो s प्लस 2s यानी कि आपका 3s हो गया, और 3s को इधर सब्ट्रैक्ट कर लो 15s के साथ में, यानी कि ये हमारा 12s आ जाएगा। तो देखिएगा ये क्या बच रहा है फिर हमारे पास में, f/t1t इज इक्वल टू 12s। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर लीजिएगा, ताकि हम लोग s की तरफ अप्रोच कर सके। सो नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि हमारी 12s डिवाइडेड विथ दिस s इज इक्वल टू f/t1t डिवाइडेड विथ, ठीक है ना, f/t1 स्क्वायर बाई 2। तो डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, इनटू में 2 अपॉन में f/t1 स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर ये s से हमारा s चला गया, ये 12 2 से जाएगा 6 टाइम्स, फिर ये f से हमारा f चला गया, ये t1 और ये एक t1 चला गया। तो इधर में क्या बच रहा है हमारे पास में, 6 इज इक्वल टू t अपॉन में t1, राइट। तो इसको हम लोग हमारे अगले पेज में मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये t1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t1 क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा t/6। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आवर t1 इज इक्वल टू ये हमारा t/6 है। और इसी t1 की वैल्यू अगर हमारी इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास में s की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, हाफ f/t1 स्क्वायर इज इक्वल टू s। तो यहाँ पर ये t1 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा हमारे पास में हाफ f, ठीक है, t1 का स्क्वायर यानी कि दैट इज t/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू s। तो यानी कि हमारे पास में जो s की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, दिस इज f t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 72।
और ये हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो हमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दी अबव, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। थैंक यू।